हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको रीजनिंग करवा रहा हूं अभी। रीजनिंग रीजनिंग में हम पजल्स करेंगे। पजल्स में आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं, देखो एक होता है सर्टेन नंबर। हिंदी में इसका मतलब होता है निश्चित संख्या। निश्चित संख्या। अब मान लो कोई रो हो गई, एक रेखा हो गई, रेखा में एक निश्चित संख्या में पर्सन बैठे हैं, बट वो निश्चित संख्या है तो निश्चित है, मतलब अनिश्चित नहीं है कि मान लो कि 50 हो गए, 55 हो गए, 60 हो गए। है निश्चित, कुछ 8 10 15 25 20 22 ऐसे होंगे, बट वो चीजें आपको गिवन नहीं होती, बताया नहीं होता है कई बार कि कितने हैं उसमें, 20 बैठे हैं कि 15 बैठे हैं कि 8 बैठे हैं कि 10, वो बताया नहीं होता, बट होती निश्चित है, सर्टेन होती हैं। मतलब सर्टेन नंबर फिक्स होता है, बट वो आपको गिवन नहीं होता। और कई बार वही सर्टेन नंबर सर्टेन को अनसर्टेन भी कर देता है, मतलब वो नंबर फिक्स नहीं होता। फिर क्वेश्चन में कंडीशन देता कि अगर ऐसा हुआ तो किसने होंगे, उसके बगल में कौन होगा, उसके सेकंड राइट लेफ्ट राइट ऐसा कुछ करके पूछता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि ये सर्टेन होता है, कई बार अनसर्टेन होता है, पर वो चीजें फिक्स जो भी होती भी हैं, ज्यादातर केस में सर्टेन होता है, बट वो चीजें अगर सर्टेन भी है तो आपको बताया नहीं होता कि कितने हैं। ठीक है, तो इस पर बेस्ड हम पजल्स करने वाले हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर कर दें अपने सारे पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जो भी आपके पढ़ने वाले कॉन्टेक्ट में हैं। देखो, ये पजल्स है। एक निम्नलिखित जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ें। देखो, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। राइट, प्रश्न इसके बाद 4-5 प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो उसको आपको इनको पढ़ के सॉल्व करना है एंड देन उनके आंसर करना है। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे हैं। भाई उत्तर दिशा आप जानते हो, देखो ये बेसिक चीजें बताने की जरूरत नहीं है। मान लो ये लाइन है, तो लाइन में ये जो ऊपर की ओर देखते हैं, ऊपर ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। हिंदी में बात करूं तो ये वाला ऊपर की ओर उत्तर मानते हैं, नीचे की ओर दक्षिण मानते हैं, राइट साइड दाहिने ओर पूर्व मानते हैं, और बाएं साइड को हम पश्चिम मानते हैं। ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, आप समझते हो, मैं बार बार बता चुका हूँ। ठीक है, अब मैं इस चीज को रफ कर दूंगा जब इसको सॉल्व करूंगा, तब बिकॉज जगह की कमी पड़ जाएगी। ठीक है, क्यू एंड क्यू भी के दाएं से 5वें स्थान पर बैठा है। अब देखो हमारे पास नंबर फिक्स नहीं है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में आप कहीं भी किसी लैंग्वेज में पढ़ लो। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सीट इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो भाई हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ मतलब ऊपर की ओर फेस करेंगे। ठीक है, क्यू सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ भी। भी के 5वें राइट में। ये चीज मैं आपको बार बार बताऊं कि अगर 5वां बोल रहा मतलब उनके बीच में 4 पर्सन बैठे हैं। ठीक है, एक कम कर दोगे। क्यू सिट फिफ्थ टू द राइट, मतलब क्यू राइट में बैठा है, तो सबसे पहले तो क्यू को आप यहाँ बैठा दो। क्यू राइट में बैठा किसके, फिफ्थ टू द राइट ऑफ भी, तो भी को आप यहाँ बैठा दो या और पास में बैठाओ, बिकॉज जगह की कमी पड़ जाएगी। राइट, तो मैं एक काम करता हूँ, अगले पेज पर बना देता हूँ इसी चीज को, नहीं तो जगह कम पड़ेगी, फिर आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा। देखो, अब यहाँ पर बोला है कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सीट इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, तो मैं नॉर्थ की ओर बैठा देता हूँ। क्यू सीट फिफ्थ टू द राइट ऑफ भी। क्यू जो है बी के राइट में बैठा है और 5वां बैठा है, तो ये मैं क्यू को बैठा रहा हूँ, तो बी को यहाँ बैठाता हूँ, तो 1 2 3 4 लोग इनके बीच में बैठा दिया। अब क्यू को देखोगे तो दाहिने 5वां बैठा है। ठीक है, 1 2 3 4 का 5, क्यू की खुद की पोजीशन 5वीं होगी, तो आप समझ सकते हो कि इनके बीच में एक कम बैठा होगा, मतलब 4 बैठे होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई ना। अब देखो, 3 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ए। अब अगर मैं भी को यहाँ देता हूँ, तो बी के राइट में भी एक को बैठा सकता हूँ, लेफ्ट में भी बैठा सकता हूँ, तो मुझे यहाँ से 2 केस मानने पड़ेंगे। समझ आया, तो देखो 1 2 3 4 तो यही बैठे हैं, क्यू ये हो गया। अब मुझे बैठाना क्या है, 3 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ए। अगर मैं ए को राइट में बैठाता हूँ, तो 1 2 3 ये हो गया, तो मतलब ए की पोजीशन खुद की यहाँ हो जाएगी। और अगर अब लेफ्ट में बैठाता हूँ, तो मुझे 3 पर्सन और बैठाने पड़ेंगे, तो ये ए की ये पोजीशन हो गई, ए और बी के बीच में 3 पर्सन बैठ गए हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एस सीट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के 5वें राइट लेफ्ट में बैठा है एस, तो 5वें लेफ्ट का मतलब क्या हुआ कि उनके बीच में 4 लोग बैठे हैं, तो ए के लेफ्ट में 1 2 3 4 ये हो गया, तो एस को यहाँ बैठाओगे।
और अगर ए के लेफ्ट में इस वाले केस में गिनोगे तो 1 2 3 4 5 ये हो गया और पांचवी खुद की पोजीशन एस की है। एस सिट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए के फिफ्थ लेफ्ट में मतलब उनके बीच में 4 लोग बैठे हैं। यहाँ भी देख लो 1 2 3 4 एस और ए के बीच में बैठे हैं और एस जो है ए के बाएं बैठा है। समझ आया? अब आगे पढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में केवल एक आदमी बैठा है। अब बताओ, यहाँ बी है, डी इधर भी कर सकते हो, डी इधर भी कर सकते हो, बी से डी इधर भी कर सकते हो, इधर भी। तो अभी हम होल्ड पर रखते हैं और आगे देखते हैं, कुछ हो सकता है इन्फॉर्मेशन दे, अदरवाइज फिर यहाँ से 4 केस बन जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से फिर बनाने बैठ जाऊँ तो भाई मुझे 4 केस, बिकॉज 2 केस तो इस वाले में बैठ जाएंगे। एक डी को आप इधर बना सकते हो, एक डी को इधर, तो 2 केस यहाँ बन जाएंगे, 2 केस यहाँ भी बन जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ आगे मिल जाए। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी। तो बी और डी के बीच में एक पर्सन है, वो कहीं भी किधर भी बैठ सकता है, ये इंफॉर्मेशन है। एक्स सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ठीक है, एक्स जो है डी के थर्ड राइट में है। अब चेक करते हैं, देखो एक्स जो है डी के थर्ड राइट में है, मतलब इन दोनों के बीच में एक बंदा बैठा है और ये एक्स जो है राइट में बैठा है। इतनी चीजें क्लियर हुई ना? अगर देखो एक एक चीज को समझना, एक्स जो है यहाँ से बोल रहा है एक्स सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, मतलब एक्स जो है डी के थर्ड राइट में। मैं यहाँ सिर्फ राइट का निशान बनाया हूँ, इन बी और डी के बीच में मुझे नहीं पता था, इसलिए दोनों एरो बनाया था। ठीक है, अब देखो चेक करते हैं। मान लो अगर मैं बी और डी को यहाँ मान लो, सपोज यहाँ मैं डी को बैठाता हूँ। ठीक है, तो मुझे 2 पर्सन का गैप देके एक्स को बैठाना होगा, तो 1 2 तो क्या एक्स यहाँ बैठेगा, एक्स तो यहाँ जगह ही नहीं है भाई, खुद बैठा है कोई, तो एक्स डी तो यहाँ नहीं होगा, मतलब डी इसमें लेफ्ट में होगा। तो मैं यहाँ से डी को हटा के इसके बाएं बैठा रहा हूँ। देखो बी और डी के बीच में यहाँ एक बंदा बैठा है, तो मैं यहाँ डी को बैठा रहा हूँ, ये डी हो गया। ठीक है, अब डी और एक्स के बीच में 2 लोग बैठे हैं और डी जो है डी के राइट में एक्स बैठा है, तो 1 2 तो एक्स आपकी यहाँ पोजीशन हो जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, ये पहला केस तो हमारा अभी तक क्लियर हुआ। अब इस दूसरे केस में भी देखते हैं। मान लो अगर बी और डी के बीच में, मान लो मैं डी को यहाँ बैठाता हूँ सपोज, तो मुझे डी के राइट में एक्स बैठाना है 2 प्लेस के बाद, तो 1 2 यहाँ एक्स बैठा होगी, क्या बैठेगा? नहीं बैठेगा, तो डी दैट मीन्स कि यहाँ नहीं होगा। ये सेम चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। तो डी जब यहाँ नहीं बैठेगा तो डी लेफ्ट में बैठेगा, तो डी को आप यहाँ बैठाओगे। बी और डी के भी एक बंदा बैठा है, देखो यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। अब डी के राइट में 2 पर्सन के बाद एक्स बैठा है, तो 1 2 गिन लो और ये वाला एक्स की पोजीशन हो गई। समझ आया? अब तक हमारा केस कंप्लीट हो चुका है, जितना हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी। अब आगे पढ़ते हैं। राइट, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड सी। एक्स और सी के बीच में 3 लोग बैठे हैं। अब अभी भी राइट लेफ्ट नहीं बताया। अब देखो 1 2 3, तो क्या यहाँ सी को आप बैठा पाओगे? जगह ही नहीं भाई, तो इधर आपको सी को पक्का इसमें केस में हो गया कि सी लेफ्ट में बैठेगा, तो ये सी हो गया। इसमें देखो 1 2 3 राइट में फिर जगह नहीं है। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन, उनके बीच में 3 बैठे हैं, तो इधर तो जगह नहीं है, तो लेफ्ट में गिनो 1 2 3, तो एक जगह ये खाली है, ये सी की हो गई। क्लियर हुआ इतना? मैं यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से लिख दूँ, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा, ई तो नहीं लगने लगेगा। तो इसको आप सी करोगे, यहाँ पर सी बैठेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्यू सिट, क्यू इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। क्यू जो है राइट एंड से, अब क्यू यहाँ है तो राइट इधर होगा, तो राइट से थर्ड में बैठा, मतलब 1 2 इसके पहले बैठे हैं, 1 2 मतलब इसमें बैठे हैं। समझ आया? मतलब ये जो हमने लाइन खींचा, ये अब यहाँ से आगे नहीं जा सकते, मतलब ये बाउंड्री लाइन है। 1 2 थर्ड यहाँ भी हो गया, थर्ड यहाँ भी हो गया, क्योंकि थर्ड पोजीशन हो गई। राइट, राइट से। ओनली 6 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड टी। पी और टी के बीच में 6 लोग बैठे हैं। अब मुझे अभी नहीं पता कि पी और टी किधर है, कौन लेफ्ट है कौन राइट है। यहाँ देखो आगे, पी इज एन इमीडिएट निगवर ऑफ एक्स। पी जो है एक्स का इमीडिएट निगवर है। एक्स यहाँ है, लेफ्ट में तो नहीं हो सकता, तो राइट में ही होगा। लेफ्ट में जगह नहीं है, तो राइट में यहाँ भी होगा पी। समझ आया ना भाई इतना? अब जैसे ही पी की पोजीशन फिक्स हुई, तो पी और टी के बीच में 6 लोग बैठा दो। देखो राइट में अगर बैठा तो पी और टी के बीच में तो 1 2 3 4 5 ही है, इनके बीच में 6 नहीं बैठ पाएंगे। यहाँ पर बोला है कि ओनली 6 पर्सन सिट बिटवीन, इनके बीच में, छठवां नहीं है, उनके बीच में 6। तो पी इधर तो नहीं आएगा, पी के राइट में तो टी नहीं आएगा, मतलब इस केस में लेफ्ट में आएगा। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, और फिर आएगा आपका टी। समझ आया?
1 2 3 4 5 6 फिर टी आ गया। इस वाले केस में देखो फिर से 1 2 3 4 5, आपके राइट साइड में तो 5 ही प्लेस है, जबकि 7 होना चाहिए। एक टी की खुद की पोजीशन और 6 गैप, तो नहीं होगा। एक लेफ्ट में गिनो फिर, 1 2 3 4 5 6, मतलब टी आपका यहाँ आ गया। क्लियर हुआ? अब आगे, एस इज नॉट इमीडिएट निगवर ऑफ डी। एस जो है डी के इमीडिएट निगवर में नहीं होगा, तो डी यहाँ देखो, यहाँ पर डी और एस इमीडिएट निगवर में है, तो ये वाला केस उसने मना कर दिया। कुल मिला के वो कोई ना कोई हिंट दे के आपको वो मना करवाता है कि अगर 2 केस बने हैं या एक से ज्यादा बने हैं तो एक ही बचे केस। ठीक है, तो ये वाला केस उसने मना कर दिया कि ये केस नहीं होगा। अब एक केस बचा है हमारे पास, ये केस नहीं होगा, मतलब एस इसमें देखो निगवर में नहीं है डी के, तो यही हमारा केस होगा। अभी राइट साइड की तो पोजीशन फिक्स कर दी, पर देखो अभी लेफ्ट साइड की उसने पोजीशन फिक्स नहीं करी कि एस कौन सा है, इसके आगे और बाएं लेफ्ट में कितने बैठे हैं कितने नहीं बैठे हैं, वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक हमारा इतना केस क्लियर है। ठीक है, अगर इतने की बात करें तो इतने में नंबर ऑफ पर्सन आप गिन सकते हो। देखो 2 1 3 2 5 3 8 1 9 और 4 13 3 16 1 17, अभी तक 17 लोग इसमें बैठे हैं, 17 प्लस हो सकते हैं, बिकॉज एस की जो पोजीशन है वो अभी फिक्स नहीं किया कि कौन सी है। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, तो हम क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके। देखो, इफ एस इज, क्या बोला क्वेश्चन में, इफ एस इज एन एक्सट्रीम लेफ्ट एंड देन हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो। अगर एस को बोला है कि एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पर बैठे, इसके कहने का मतलब यह हुआ कि अगर एस जो है, एस एकदम लेफ्ट में बैठे, मतलब एस के लेफ्ट में कोई और बाएं ना बैठे, तो अगर एस को यहीं पर फिक्स कर दे तो एकदम बाएं पर, तो भाई आपकी पोजीशन टोटल कितने पर्सन हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। ठीक है, तो यही 17 आपके पीपल होंगे। समझ आया? तो ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्त? ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ बी सीट एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड एस देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर बी जो है एग्जैक्टली टी और एस के बीच में बैठे, सबसे पहले बैठाते हैं जो बोला है कंडीशन में, बी को टी और एस के बीच में बैठाना है। टी कहाँ है, यहाँ है, एस कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, टी यहाँ है, एस यहाँ है, एग्जैक्टली बिटवीन में बी को बैठाना है, यही बोला देखो क्वेश्चन में, इफ बी सिट एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड बी। यदि बी टी और एस के बीच में बैठता है, बीच मतलब बीचों बीच, तो बीचों बीच मतलब बी की ये वाली पोजीशन होगी। ठीक है, अब बी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में पूछा है, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बी जो है ए के रिस्पेक्ट में कौन होगा, देखो 1 2 थर्ड, थर्ड लेफ्ट में होगा, और अगर उनके बीच की बात करेगा तो 2 लोग बैठेंगे, 1 2 3, तो तीसरी बाएं में बैठेगा, और बीच की अगर बात करेगा तो 2 ही उनके बीच में बैठेंगे। ये चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए आपको। तो थर्ड टू द लेफ्ट ये सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा, और अगर उनके बीच में बोला होता तो 2 ही लोग बैठते। समझ पा रहे हो ना? अगला क्वेश्चन, इफ जी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, G sits second to the right of P, then how many person are sitting between G and V? G को सबसे पहले तो सेकेंड राइट ऑफ P बैठाओ, P के सेकेंड राइट में, तो P कहाँ, यहाँ है, तो इसके सेकेंड राइट में मतलब G यहाँ बैठेगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है, देखो कि G और V के बीच में कितने, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन G एंड V। अब गिन लो आप कि जी और भी के बीच में कितने लोग हैं, भी यहाँ रहा, जी यहाँ रहा, तो 1 2 3, 3 लोग बैठेंगे, तो वो 3 आपका आंसर हो जाएगा। 3 मतलब ये ऑप्शन डी डेल ही हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई? ठीक है, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, इफ आर सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस देन हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आर एंड डी। आर को एस के थर्ड लेफ्ट में बैठाना है, ध्यान रहे। तो थर्ड लेफ्ट का मतलब ये हुआ भाई कि यहाँ एस जो था, अब इसके और लेफ्ट में बैठाना है, तो 1 2 उनके बीच में हो जाएंगे और आर यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आर और डी के बीच में हाउ मेनी पर्सन सिटिंग, आर और डी के बीच में कितने व्यक्ति बैठेंगे, तो अब आप गिन सकते हो बड़ी आसानी से। डी कहाँ है, यहाँ है, और आर डी के बीच में गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पर्सन हो जाएंगे आर और डी के बीच में। क्लियर हुआ? 9, ऑप्शन डी डिले अगेन हो गया। ठीक है, समझ आया कि नहीं? तो इस तरीके से जब अनसर्टेन, अब इसमें 4 क्वेश्चन दे दे, 5 क्वेश्चन दे दे,
क्या फ़र्क पड़ता है, कई बार 4 देता है, कई बार 5 देता है, जनरली 5 क्वेश्चन रहते हैं। बट आप समझो कि अनसर्टेन था यहाँ पर, और सारे क्वेश्चन में अनसर्टेन था। अगर पोजीशन लेफ्ट और राइट की फिक्स कर देता तो वो मतलब सर्टेन तो था, नंबर फिक्स है। बिकॉज यहाँ पर लेफ्ट में पोजीशन फिक्स नहीं किया, इसलिए वो सर्टेन के साथ साथ अनसर्टेन भी बन गया, क्योंकि वो क्वेश्चन वाइज हर एक क्वेश्चन में चेंज कर रहा तो वो अनसर्टेन हो गया। पर ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों की पोजीशन फिक्स कर देता है, तब वहाँ पर आपकी पोजीशन नंबर ऑफ पर्सन जो है फिक्स हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। पर एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी टाइप से पूछ सकता है, बट उसके पूछने की भी लिमिट होती है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक और हम केस करते हैं, जनरल रीजनिंग में पूछा जाता है, बट ये केस बैंकिंग में या छोटे छोटे जो एसएससी या और भी एग्जाम्स होते हैं ऐसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट होता है, पहले इसको हम देखते हैं, समझते हैं। एक्चुअली बहुत टफ नहीं होता, इजी होता है, बट एट द सेम टाइम जब आप पढ़े रहोगे तब तो आपको इजी लगेगा ना। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित 3 अक्षरों के 6 शब्द आधारित श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। स्टडी द 3 लेटर 6 वर्ड, मतलब 3 लेटर के 6 वर्ड्स हैं, आप गिनोगे तो ये 6 हैं। ठीक है, और सीरीज में है, उनको आंसर करना है उनके बेसिस पर क्वेश्चन को। हट, रन, सन, मैप, फैन, वैक्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं भाई कि ऐसे जो शब्द लिखे होते हैं जरूरी नहीं कि इनका कोई मीनिंग निकले, मतलब जरूरी नहीं कि ये कोई मीनिंगफुल वर्ड हो सकता है कि ये रैंडम वर्ड भी दिए होते हैं। तो ये आपके दिमाग में, बिकॉज आपको समझना है कि आप यहाँ पर इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो, आप यहाँ पर रीजनिंग पढ़ रहे हो, तो रीजनिंग लगानी है आपको। इंग्लिश की ये वर्ड जरूरी नहीं है कि वो फॉलो करें, राइट। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे दिए हैं। देखो, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पर, इफ द पोजीशन ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज, मतलब दूसरे और तीसरे अक्षर के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए सभी शब्दों में, प्रत्येक शब्दों में, तो कितने सार्थक शब्द बनेंगे। सार्थक मतलब कि मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये रहा। अब इसमें आपको एक्चुअली पता करना क्या है कि सेकेंड और थर्ड लेटर को चेंज करना, मतलब जैसे एच है तो एच को सेम रखना है, ए टी को आपको टी ए कर देना है, रन है तो आर को सेम रखना है, फिर यू एन है तो इसको एन यू कर देना है, मतलब उल्टा कर देना है। सेम चीज सन है तो एस को ऐसे ही रखना है, फिर एन यू रख देना है। मैप है तो एम को ऐसे ही रखना है, फिर ए पी को आपको चेंज कर देना है, पी ए कर देना है। पहला लेटर एफ है तो उसको सेम रखो, ए एन को एन ए कर दो, और ये बी को सेम रखो, और ओ एक्स को एक्स ओ रख दो। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि कितने मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड वर्ड का मतलब ये होता है कि जैसे सन था, तो सन का मतलब सूर्य होता है ना, आप जानते हो, तो सन मीनिंगफुल वर्ड है। लेकिन एस एन यू कोई ऐसा वर्ड होता है क्या, नहीं होता, तो ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, ये वाला मीनिंगफुल वर्ड है। समझ आया। अब आपको चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से मीनिंगफुल वर्ड होते हैं। चेक करो, एच टी ए नाम का कोई वर्ड होता है क्या भाई, नहीं होता है। एच ए टी हैट होता है, पर एच टी ए कोई वर्ड नहीं होता, राइट। आर एन यू कोई वर्ड। अब देखो एक चीज मैं और आपको बता दूं, यहाँ पर जैसे बी एच यू है, तो ये बी एच यू अपने आप में शब्द नहीं है, ये एक यूनिवर्सिटी का नाम है। तो अब ऐसे मत गिनना कि बी एच यू एक यूनिवर्सिटी, तो ये मीनिंगफुल वर्ड है, भाई ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। ठीक है, बी एच यू मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, ऐसा शॉर्ट फॉर्म होता है, पर मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। ऐसे सेम चीजें मतलब कई बार आपके दिमाग में आ सकता है, तो ये चीजें बिल्कुल इसको काउंट ना करना है, वर्ड नहीं है ये। आर एन यू कोई वर्ड होता है क्या, ऐसा नहीं होता, ये भी नहीं होता। एस एन यू ये होता है क्या, ये भी नहीं होता। एम ए पी होता है बट एम पी ए नहीं होता, तो ये नहीं होगा। एफ एन ए फना नाम का कोई वर्ड नहीं होता। बी एक्स ओ ये भी नहीं होता, बी ओ एक्स होता है। ठीक है, तो आपको ऐसा एक भी वर्ड नहीं मिला जो मीनिंगफुल हो, तो बस आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक भी नहीं, मतलब 1 2 3 3 1 दिस मच कोई नहीं होगा, मतलब आपका नन आंसर होगा। समझ आया। अगला क्वेश्चन, if we take last letter of each word, then how many meaningful words can be formed using them only once। मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यदि हम प्रत्येक शब्द का अंतिम अक्षर लें और उनका केवल एक बार प्रयोग करें, मतलब जैसे 6 शब्द दिए हैं तो 6 के आखिरी आखिरी वाले हम लेटर उठा लें, वर्ड शब्द को, लेटर को, और एक एक बार उठाएं, कोई डबल नहीं काउंट करना है, ट्रिपल नहीं काउंट करना है, एक ही बार लेना है। ऐसे करके कोई सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। एक बार प्रयोग करके कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, चेक करते हैं। देखो दिया क्या, पहले वाले का आखिरी लेटर टी दिया है, फिर एन दिया है,
फिर एन दिया है, फिर यहाँ पी दिया है, फिर देखो एन दिया है, तो एन एन अपने 3 हो गए, और ये एक्स दिया है। भाई ऐसा टपोरी जैसा कोई शब्द होता है क्या? टी एन पी एक्स, कोई शब्द नहीं होता। टी ट्रिपल एन पी एक्स, ऐसा कोई शब्द बन सकता है क्या? बताओ यहाँ से, कोई नहीं बन सकता। तो इसका भी आंसर आपका कोई नहीं हो जाएगा, यानी नन हो जाएगा। नन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, समझ आया ना? बन जाएगा ना? समझ में आ रही नहीं चीजें? चलो अब देखो तीसरा, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, देन हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव एटलीस्ट 2 वोवेल। मतलब जो पहला लेटर है, ईच वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर, तो ऐसे कितने शब्द होंगे जिनमें एटलीस्ट 2 वोवेल हो। वोवेल मतलब स्वर। ठीक है, समझ में आना? यदि प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो कितने शब्दों में कम से कम 2 स्वर होंगे। चेक करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब देखो, पहले लेटर को बोला है कि पहले वाले को उसके अगले वाले इंग्लिश अल्फाबेट में, जैसे ये एच है तो एच को अगला, एच के बाद आई आता है तो आई रखोगे। फिर आप चेक करो कि उसमें ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिसमें से भाई एक से ज्यादा वोवेल आए, एटलीस्ट 2। तो देखो एच के आगे क्या होता है? आई होता है, तो ये आई हो गया, बाकी एच ए टी हो गया। ठीक है, ए टी जो था। आर के बाद एस आता है तो एस रखो, उसके बाद जो भी शब्द है वो लिख दो, एस यू एन। मैं ये आपको समझा रहा हूँ, आपको डायरेक्ट ये लिखना नहीं है, गिनती बस करनी है कि एक पहले से है, एच की जगह आई रखोगे तो यहाँ पर एक से ज्यादा मतलब 2 हो जाएंगे। आर के बाद एस रखोगे तो एस के बाद कितने टोटल, एस मिला के कितने हो जाएंगे? भाई एक ही होगा। एस के बाद ये टी रखोगे तो टी हो गया, यू एन है इसमें, और फिर एम है तो एम के बाद एन हो जाता है, एन, और उसके बाद ए पी जो है वो एज इट इज। एफ के बाद क्या होता है? जी होता है, तो जी रख दो, और उसके बाद ए एन जितना था वो ऐसे ही। बी के बाद सी होता है तो सी, और बाकी जो था ऐसे ही। क्वेश्चन में देखो आपसे पूछा है कि एक से ज्यादा मीन्स एटलीस्ट टू वोवेल आना चाहिए, कम से कम 2 आना चाहिए। तो अब इसमें देखो तो 2 है, ठीक है, इसमें एक ही है, यू वोवेल है, वोवेल मतलब स्वर। इसमें भी यू है, टी एन नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एन ए पी में एक ए है, तो ये भी 2 नहीं है इसमें, इसमें भी एक ही है, और इसमें भी ओ है, अकेले एक ही है। तो यहाँ पर कम से कम 2 की बात करी जाए तो भाई एक ही ऐसा शब्द बन रहा है जिसमें से 2 आपके वोवेल आने चाहिए, आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्त, समझ आया कि नहीं बताओ? देखो भाइयों, आप लोग अगर पढ़ाई करोगे, भाई और बहनों, पढ़ाई करोगे अच्छे से, चीज़ें मैं जिस तरीके से समझाता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और मैं गारंटेड बोल रहा हूँ कि दोबारा आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करोगे, बड़ी आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड्स आर इंटरचेंज, मतलब यदि प्रत्येक शब्द के पहले और तीसरे अक्षर को स्थान को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने शब्द स्वर से शुरू होंगे? हाउ मेनी वर्ड्स विल बी स्टार्टेड बाय वोवेल। ठीक है, अब देखो, हमें चीजों के अनुसार सोचना होता है। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं कि मान लो, चलो यहाँ पर बी और एक्स एक नाम का वर्ड दिया था, अब वो ये बोल रहा है कि पहले और तीसरे को चेंज करो आपस में। और फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विल स्टार्ट बाय अ वोवेल, मतलब वोवेल से स्टार्ट हो। दैट मीन्स वोवेल से स्टार्ट होने का मतलब कि अगर ये लास्ट वाला जो है, अगर ये वोवेल होगा, यही तो पहली जगह पर आ रहा है, हमें बाकी फिर ये पहले और दूसरे से मतलब ही नहीं, इससे नहीं मतलब है सेकंड वाले से। पहला वाला तो आखिरी में चला जा रहा है, उससे हमें नहीं मतलब है। चाहे ये वोवेल हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप चेक करो कि आखिरी वाला वोवेल है अगर, तो हमारी गिनती में शामिल होगा। क्यों? क्योंकि आखिरी वाला ही तो पहली जगह पर आ रहा है। तो बस आप ये चेक कर लो कि आखिरी वाला कौन कौन से वर्ड्स में वोवेल है। ठीक है, आपका वहीं से आंसर आ जाएगा। चेक करो, देखो इसमें लास्ट वाला टी वोवेल है क्या? नहीं है। एन वोवेल है क्या? नहीं है। एन वोवेल है क्या? नहीं है। पी वोवेल है क्या? नहीं है। एन वोवेल है क्या? नहीं है। एक्स वोवेल है क्या? नहीं है। तो एक भी नहीं है, तो भाई एक भी आंसर नहीं होगा। समझ आया? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? नन, मतलब एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिसका अगर पहले और तीसरे को चेंज किया जाए तो वोवेल से स्टार्ट हो। समझ आया? ठीक है, बन जाएगा, बताओ इस तरीके से। तो आपको एग्जाम ट्रिक्स पर ये सारी चीजें मिल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि गारंटेड चीजें बोल रहा हूँ, कि जो चीजें मैं आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी कोई फीस नहीं लग रही यहाँ पर आपकी।
वो चीज़ें आप पेड कोर्सेज में परचेज करोगे तो भी आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी, राइट। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, अच्छे से पढ़ो और चैनल को सपोर्ट करो। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर पहली बार आए तो, और अगर अभी तक नहीं किए तो अभी डेफिनेटली करो और शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से है। इंस्टा पर आप मुझे फॉलो करो एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से सेम, और फेसबुक पर फॉलो करो एग्ज़ाम हब के नाम से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन करो, वहाँ पर लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती है। ठीक है, मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।